स्वागत है मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल अवेयर 24 में। मैं प्रदीप शर्मा आप लोगों के लिए लाया हूँ शिक्षा मनोविज्ञान, जो आपकी शिक्षा पात्रता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और हम इसको विधिवत तरीके से जानेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है आपका, इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ें हैं उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें कौन कौन सा टॉपिक है जो हमको पढ़ना है, जो हमारे एग्ज़ाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। तो मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान क्यों ज़रूरी होता है, आखिर इसको सब्जेक्ट में आपके जो परीक्षाएं होती हैं उनमें क्यों जोड़ा गया था, ये आपका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि शिक्षक के द्वारा जब बालक को मार्गदर्शन दिया जाता है या शिक्षक और बालक के मध्य जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका शिक्षा मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग होता है। क्योंकि इसमें बालक की समझ, बालक के आकलन, बालक के मापन और बालक के मूल्यांकन का विधिवत अध्ययन किया जाता है और यहाँ पर हम इसको बहुत ही क्षैतिज रूप में पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो आपका मनोविज्ञान है, इसके अंतर्गत एक बाल मनोविज्ञान जो टॉपिक आएगा, जो हमारे वर्ग 3 टेट आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर बाल विकास हम क्यों पढ़ते हैं, बाल विकास का मतलब क्या होता है। बाल विकास का मतलब होता है कि बालक का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ, बालक में जो वृद्धि और विकास की दर है वो किस प्रकार से है, बालक ने जो शिक्षा का अर्जन किया है, बालक ने जो सीखा है वो हम अधिगम में जानेंगे। तो बालक किस प्रकार से सीखता है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमको कहाँ पर मिलेंगी, बाल विकास में मिलेंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, जो हमको टॉपिक पढ़ना है मैं आप लोगों को ओरल बता देता हूँ, जो आपके शिक्षा के लिए या शिक्षक पात्रता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक आता है आपका बाल मनोविज्ञान। इसके बाद हम बाल विकास के ऊपर अध्ययन करेंगे। इसके बाद एक टॉपिक आएगा जो आप लोगों ने सुना होगा और परीक्षाओं के लिए उपयोगी भी है, जिसका नाम है अधिगम। तो अधिगम में हम पढ़ेंगे कि अधिगम बच्चा किस प्रकार से करता है, उसमें सिद्धांत किस व्यक्ति ने दिए थे और प्रत्येक सिद्धांत का हम विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आप लोगों के जो मनोविज्ञान से प्रश्न बनते हैं वो सबसे ज़्यादा अधिगम से बनते हैं। इसके बाद हम अगला टॉपिक जब पढ़ेंगे तो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास के बाद आपका टॉपिक आएगा जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना भी होगा, जिसका नाम है आकलन, मापन और मूल्यांकन। इसके बाद हम देखेंगे कि वंशानुक्रम और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपके सबसे ज़्यादा और सबसे जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपका, जिसका नाम है रीट 2005 का अधिनियम, 2009 का अधिनियम। तो जितने भी आपके टॉपिक हैं उनको हम विधिवत तरीके से जानेंगे और एक एक करके सबको विधिवत तरीके से पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए यहाँ पर 40 से 50 लेक्चर में आपका मनोविज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यदि आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पर आपको 100% सफलता भी मिलेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग अवेयर 24 पर जुड़े रहिएगा और इस चैनल को सबसे ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि कोई भी त्रुटि होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और हम तक उसको पहुँचा सकते हैं। तो मैं प्रदीप शर्मा आप लोगों के लिए सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ वो कौन सा रहेगा, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्यों आया, कहाँ से आया और ये किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो हम लोग जानेंगे। दर्शन शास्त्र की शाखा के अंतर्गत आता है। शिक्षा मनोविज्ञान बना आपका। इसके बाद बाल विकास बनेगा आपका और बाल विकास के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ेंगे उन पर भी हम एक विधिवत तरीके से क्षैतिज रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों से ये आशा करते हैं कि आप लोग सारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और अपने डाउट्स को क्लियर भी करें। तो हम यहाँ पर उच्चता और कह सकते हैं कि गुणवत्ता के साथ आप लोगों को सारे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और अच्छी फैकल्टी द्वारा आपको अदर सब्जेक्ट के भी वीडियो मिल जाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए सहायक भी होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, हम स्टार्ट करते हैं आपका शिक्षा मनोविज्ञान। इसके बाद हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में थिंकर्स को भी पढ़ना है। इसमें सबसे ज़्यादा हमको पढ़ना है कि ये नए सिरे से या नए सब्जेक्ट के रूप में आता है और नए सब्जेक्ट के रूप में ये आपका जोड़ा गया है, लेकिन ये सिर्फ शिक्षक पात्रता में ही आपका जुड़ा हुआ है।
क्योंकि यहाँ पर इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के बीच मतभेद भी है और इसमें अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग परिभाषा भी दी है। तो यहाँ पर सारी परिभाषाओं को हमको पढ़ना है, क्योंकि इस वाले सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा परिभाषाएं मिलेंगी मेरे प्यारे साथियों। तो हमको सारी परिभाषाओं को पढ़ना है, विधिवत तरीके से अध्ययन भी करना है, उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन भी करना है। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो संश्लेषणात्मक है और विश्लेषणात्मक अध्ययन है उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप इसको किस प्रकार से सीखोगे और आप बाल विकास के बारे में जानोगे, क्योंकि बालक का विकास मतलब अपना विकास। बालक किस प्रकार से सीखता है, हम इसको किस प्रकार से सीखते हैं, तो ये सारी जो कंडीशन मिलेंगी वो आपको बाल विकास के अंतर्गत मिलेंगी। बच्चा किस प्रकार उन्नति करता है, किस हद तक वो उन्नति करता है, या कह सकते हैं उसने कितना पढ़ा है, कितना सीखा है, उसका भी हम मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन के बाद आपका रिजल्ट भी देखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। आखिर शिक्षा मनोविज्ञान में क्या क्या आता है वो भी हम विधिवत तरीके से देखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान पर। तो मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान को हमको पढ़ना है और शिक्षक पात्रता का यदि कोई भी आप पेपर देते हो तो वहाँ पर आपको ये सब्जेक्ट मिलेगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी टेट वगैरह, चाहे हरियाणा हो, यूपी हो या राजस्थान हो, यदि कोई भी टेट का आप पेपर देते हो तो वहाँ पर आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस रहेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के वो आपको मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है, तो यहाँ पर अपन एक लाइन में बता देते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो मानव का व्यवहार होता है उसे हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि सर आखिर शिक्षा मनोविज्ञान आया कहाँ से, किस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान बना और यहाँ पर इसके अंदर कौन कौन सी शाखाएं आती हैं, कहाँ से हमको मनोविज्ञान की प्राप्ति हुई। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपके लिए सबसे जो पहला टॉपिक आएगा वो आएगा मनोविज्ञान। अब यहाँ पर मनोविज्ञान आपका क्या होता है, तो मनोविज्ञान के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन जो मनोविज्ञान शब्द है वो कैसे बना, आपका किस प्रकार बना, कहाँ से आया। तो जो मनोविज्ञान शब्द है ये आपके दर्शन शास्त्र की एक शाखा होती है। दर्शन शास्त्र की एक शाखा के अंतर्गत आपका मनोविज्ञान आता है और दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का जो श्रेय जाता है वो विलियम वुंट को जाता है, क्योंकि विलियम वुंट ने ही दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया था। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले यदि आपका प्रश्न बनेगा तो दर्शन शास्त्र क्या होता है, तो दर्शन शास्त्र का मतलब होता है कि देख देख कर जो हम अध्ययन करते हैं उसे दर्शन शास्त्र कहते हैं, या देख देख कर जो हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं उसको क्या कहते हैं अपन, दर्शन शास्त्र। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक कहानी में बता देना चाहता हूँ दर्शन शास्त्र आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर जो दर्शन शास्त्र की आपकी एक कहानी है, इसको याद रखना। कभी भी आप लोगों के सामने जब भी किसी ने पूछा दर्शन शास्त्र होता क्या है तो आप आराम से बता सकते हो। तो यहाँ पर क्या था, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो आपको दिख रहा है, क्योंकि ये जो आपका व्यक्ति है ये खड़ा हुआ है। अब क्या हुआ कि इसके सामने एक पत्थर रखा हुआ था, एक पत्थर रखा हुआ था। तो इसके मन में विचार आया। अब यहाँ पर देखकर इसके मन में विचार आया तो उसने क्या किया कि ये हमारा जो पत्थर है वो रास्ते में क्या है, उसकी रुकावट बना हुआ है। तो उसने क्या किया, उस पत्थर को वहाँ से हटाया और दूसरे स्थान पर रख दिया। जैसे ही दूसरे स्थान पर रखा तो वहाँ पर पहले से ही एक पत्थर रखा हुआ था और पहले से ही एक पत्थर रखा हुआ था। तो वहाँ पर जब दो पत्थर आपस में मिले तो वहाँ पर क्या हुआ, उसमें से एक चिंगारी निकली और चिंगारी निकली तो वहाँ पे क्या उत्पन्न हुई, आग उत्पन्न हुई। आखिर में तो आदि मानव था, आग उत्पन्न हुई, मेरे को इसका अध्ययन नहीं था, सिर्फ देख देख कर हमारे मन में विचार आ रहे थे। तो आग के कारण वहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें जल गई। तो जो व्यक्ति ने जो विचार विमर्श किया था, आग जलने तक का जो अध्ययन था, उसने देख देख कर अपने विचारों को अध्ययन किया। तो विचारों का जो अध्ययन किया है देख देख कर, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो दर्शन शास्त्र कहते हैं। तो हम एक लाइन में बोल सकते हैं कि देख देख कर जो अध्ययन किया जाता है वही आपका क्या कहलाता है, दर्शन शास्त्र कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान शब्द बना कैसे,
तो मनोविज्ञान आपका मनः प्लस विज्ञान होता है। मनः का मतलब होता है मन, आत्मा, चेतना। विज्ञान का मतलब होता है अध्ययन। लेकिन अपने विचारों का जो क्रमबद्ध अध्ययन होता है उसे ही विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध यहाँ पर लग जाए समझ लेना, वहाँ पर विज्ञान आ गया। तो यहाँ पर अपने विचारों का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही आपका मनोविज्ञान कहलाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग इसकी परिभाषा दी थी। तो जो इसकी उत्पत्ति हुई थी वो किस प्रकार से हुई थी मेरे प्यारे साथियों, तो देखते हैं हम। यहाँ पर जो दिया हुआ है कि शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा माना जाता था, क्योंकि शताब्दियों पूर्व क्या हुआ था कि दर्शन शास्त्र की शाखा के अंतर्गत ही आपका क्या आता था, मनोविज्ञान। अब क्या हुआ कि 15वीं और 16वीं सदी में एक क्या था, मनोविज्ञान शब्द की एक डेफिनेशन निकल के आई जो आपके अरस्तु साहब ने दी थी। क्योंकि अरस्तु साहब के साथ और भी व्यक्ति थे, प्लूटो, डेकार्ट, सुकरात, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साथ में मिलकर एक परिभाषा बनाई और यह परिभाषा 16वीं सदी तक मान्य थी। तो देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, अगला जो आपका पॉइंट है, और यहाँ पर जो आपका साइकोलॉजी शब्द है वो आपका कितने शब्दों से मिलकर बना है, किसके अनुसार वो मान्य हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका साइकोलॉजी शब्द है वो आपका लैटिन और ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द को दो भागों में तोड़ा गया था। एक होता है आपका साइकी और दूसरा कौन सा होता है आपका लोगस। तो यहाँ पर जो साइकी शब्द है आपका, साइकी का मतलब होता है आत्मा, जो आपका लैटिन भाषा का है, इम्पोर्टेंट भी है। और दूसरा आपका शब्द है लोगस, जो ग्रीक भाषा का है। तो यहाँ पर साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है आपका अध्ययन, मतलब आत्मा का अध्ययन ही आपका मनोविज्ञान है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर आत्मा का विज्ञान कहने वाला व्यक्ति कौन था, आत्मा पर अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन था। तो यहाँ पर 16वीं सदी में आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, ऐसा किस व्यक्ति ने कहा था। तो उनका नाम था प्लूटो, सुकरात और यहाँ पर अरस्तु, डेकार्ट। इनके द्वारा आत्मा को मनोविज्ञान माना गया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये परिभाषा अमान्य कर दी गई, क्योंकि आत्मा क्या होती है, अमूर्त होती है। जब आत्मा अमूर्त होगी तो इस पर क्रमबद्ध अध्ययन नहीं कर सकते, और क्रमबद्ध अध्ययन नहीं कर सकते तो हम कह सकते हैं परिभाषा क्या ही गलत थी। इसके बाद क्या हुआ कि 17वीं सदी में एक व्यक्ति आया जिसका नाम आपने सुना होगा पंपोलोजी। तो यहाँ पर क्या हुआ, 17वीं सदी में पंपोलोजी साहब ने एक परिभाषा दी थी। वो परिभाषा क्या थी कि यहाँ पर मन का जो अध्ययन है वही आपका मनोविज्ञान कहलाता है। लेकिन बात आती है कि पंपोलोजी कहाँ के थे। तो 17वीं सदी में इटली के मनोविज्ञान पंपोलोजी व सहभागी थासडील ने मनोविज्ञान को मन का मस्तिष्क कहा था, मतलब मन का अध्ययन ही आपका मनोविज्ञान है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन था, पंपोलोजी था। जी मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद क्या हुआ कि यह परिभाषा भी अपूर्ण थी, यह परिभाषा भी अमान्य थी, क्योंकि मन पर भी क्रमबद्ध अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी अमूर्त कंडीशन में होता है। तो ये भी परिभाषा आपकी क्या मान ली गई, अपूर्ण मान ली गई। लेकिन इसके बाद एक व्यक्ति आया 19वीं सदी में जिसका नाम था विलियम जेम्स, विलियम वुंट, टिचनर, जेम्स एली। तो बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने परिभाषा दी थी कि चेतना का अध्ययन ही आपका क्या कहलाएगा, मनोविज्ञान कहलाएगा। मतलब चेतना का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, मन का अध्ययन, तीनों ही परिभाषाएं एक तरह से अपूर्ण मान ली गई, क्योंकि तीनों पर ही क्रमबद्ध अध्ययन नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे साथियों, हम कह सकते हैं तीनों ही परिभाषा अपूर्ण थीं। तो तीनों ही परिभाषाएं अपूर्ण थीं। तो यहाँ पर देखना, यह परिभाषाएं भी अपूर्ण अर्थ होने के कारण अमान्य कर दी गई। इसके बाद बात आती है आखिर इसकी परिभाषा है क्या जो वर्तमान में मान्य है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसकी जो परिभाषा थी वो थी व्यवहार। क्या था, व्यवहार। मतलब वर्तमान में मानव का जो व्यवहार है वही क्या है, आपका मनोविज्ञान। ये परिभाषा आप लोग नोट कर लो, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछ ली गई है। आप लोग आंसर लगा देते हो आत्मा का अध्ययन, चेतना का अध्ययन और आपका मन का अध्ययन, लेकिन वो वाली परिभाषाएं आपकी अपूर्ण मानी गई हैं। जो आपकी मान्य परिभाषा है या एग्जाम में जो मानी जाती है वो क्या है कि मानव का जो व्यवहार है वही आपका क्या है, मनोविज्ञान है। जी मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद देखना, यहाँ पर जो मनोविज्ञान के बारे में एक व्यक्ति आता है विलियम वुंट। तो विलियम वुंट ने क्या किया
कि जर्मनी में लिपजिंग शहर में एक विश्वविद्यालय था, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, वहाँ पर पहली प्रयोगशाला स्थापित की। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जर्मनी में जो लिपजिंग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में विलियम वुंट ने सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। लेकिन हम तो भारतवासी हैं, हमको तो ये पता होना चाहिए कि भारत में कहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि भारत में जो भी चीज़ स्टार्ट होती है मनोविज्ञान से संबंधित, वो सबसे पहले कोलकाता से स्टार्ट होती है। तो आप 1915 ईस्वी में आपके कोलकाता में सबसे पहली जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला थी वो स्थापित की गई थी। चाहे आपकी कोई सी भी चीज़ हो, वो कहाँ से स्टार्ट होगी, कोलकाता से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर पहला जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला थी वो भी कहाँ से स्टार्ट हुई, कोलकाता से। और यहाँ पर कोलकाता से स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो सेन को जाता है। किसको जाता है? सेनगुप्त। तो सेनगुप्त ने यहाँ पर सबसे पहले आपके भारत में मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की। जी मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु को माना जाता है। आप लोगों ने आंसर लगा देते हो कि यहाँ पे विलियम वुंट नहीं, विलियम वुंट प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। किसके हैं? तो विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। हुआ क्लियर? ये वाला पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में यही पूछा गया, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो विलियम वुंट हैं। लेकिन मनोविज्ञान के जनक हैं वो कौन हैं? अरस्तु जी हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपका चेतना शब्द था, उस चेतना शब्द की निंदा किस पुस्तक में की गई थी? तो एक पुस्तक थी आउटलाइन साइकोलॉजी, जो आपके मैकडॉवेल ने दी थी। तो मैकडॉवेल ने आउटलाइन साइकोलॉजी में ये बताया कि जो चेतना शब्द है वो आपका निंदनीय शब्द है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि 20वीं सदी में क्या हुआ था मेरे प्यारे साथियों। 20वीं सदी में मनोविज्ञान को माना गया था। तो यहाँ पर 20वीं सदी से ही मनोविज्ञान को मान्य किया गया। यहाँ पर क्या किया गया था? आज तक यह परिभाषाएं प्रचलित हैं। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोविज्ञान वाटसन और इनके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, मैकडॉवेल आदि ने व्यवहार को ही मनोविज्ञान माना था। लेकिन बात आती है कि व्यवहार शब्द किसने दिया, व्यवहारवाद का जनक कौन है? तो वो आपका वाटसन है, क्योंकि वाटसन के व्यवहार बहुत अच्छे थे। ठीक है, तो वाटसन ने व्यवहार को ही मनोविज्ञान कहा था, या कह सकते हैं मानव का जो व्यवहार है वही आपका मनोविज्ञान है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस मनोविज्ञान की परिभाषा अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार क्या क्या थी। तो पहला व्यक्ति आता है वुडवर्थ। कौन आता है? वुडवर्थ। इन्होंने परिभाषा क्या दी थी? तो इन्होंने मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा, मन और मस्तिष्क आदि का त्याग किया, लेकिन व्यवहार को माना था इन्होंने। किसको माना था? व्यवहार को, मतलब आत्मा का भी त्याग कर दिया, चेतना का भी त्याग कर दिया, मन का भी त्याग कर दिया। और यहाँ पर जो मान्य किया गया था वो क्या था आपका? तो वो था आपका मानव का व्यवहार, या व्यवहार ही आपका मनोविज्ञान है। तो देखना मेरे प्यारे साथियों, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसके अपनी चेतना का त्याग किया, और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विधि स्वरूप को स्वीकार करता है। मतलब व्यवहार ही मनोविज्ञान है, ऐसा भी किसने माना आपका? तो वो माना था वुडवर्थ जी ने। हुआ क्लियर? इसके बाद देखना अगला व्यक्ति आता है मैकडॉवेल। कौन आता है? मैकडॉवेल। तो मैकडॉवेल ने कहा था कि व्यवहार व आचरण ही मनोविज्ञान है। मतलब व्यवहार और आचरण ये दो शब्द हैं जो मनोविज्ञान कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर यथार्थ विज्ञान ही मनोविज्ञान है। मतलब मानव का जो व्यवहार है वो यथार्थ, मतलब जैसे का तैसा है, वही आपका मनोविज्ञान है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन था आपका? तो वो कौन था आपका? मैकडॉवेल था। हुआ क्लियर? तो यहाँ पर मैकडॉवेल ने कहा था मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। इसके बाद हम बात करेंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति आता है जिसका नाम स्किनर। आप लोगों ने सुना होगा, चूहे पर प्रयोग किया था इन्होंने। और यहाँ पर इनकी मनोविज्ञान की परिभाषा क्या थी? तो देखते हैं, इन्होंने मनोविज्ञान के बारे में बताया कि व्यवहार व अनुभव का जो विज्ञान है वही मनोविज्ञान है। मतलब व्यवहार और अनुभव ही आपका यूपी टेट में पूछ लिया गया है कि मनोविज्ञान है, व्यवहार, दूसरा ऑप्शन अनुभव, तीसरा ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या मान्य होगा? ये दोनों, क्योंकि
अनुभव और व्यवहार ही आपका मनोविज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? तो स्किनर साहब ने कहा था, क्योंकि जितना अच्छा व्यवहार होगा वो व्यवहार कब होगा? अनुभव के साथ होगा। तो ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन था? आपका स्किनर था। हुआ क्लियर? इसके बाद यहाँ पर एक व्यक्ति आता वाटसन। तो वाटसन नाम का व्यक्ति क्या कहता है कि जो मानव का व्यवहार है वो शुद्ध तथा सकारात्मक तरीका है। मतलब मानव का व्यवहार कैसा है? शुद्ध। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था कि मनोविज्ञान जो व्यवहार का शुद्ध तथा सकारात्मक तथा धनात्मक विज्ञान है। अब आप लोग इसको याद कर सकते हो कि यहाँ पर व्यवहार का शुद्ध तरीका, तो ये बताओ सबसे अच्छे व्यवहार किसके थे? तो शुद्ध जो व्यवहार थे वो वाटसन के थे, क्योंकि वाटसन हमारे देश में क्रिकेट खेलने आता है, इसलिए हमारी टीम के लोगों के साथ उसके व्यवहार अच्छे थे। तो यहाँ पर शुद्ध व्यवहार थे, सकारात्मक थे और वहाँ पर धनात्मक भी थे। और सबसे अच्छा जो व्यवहार था वो विराट कोहली के साथ था, क्योंकि ये जब बाल विकास में आएगा तो विराट कोहली से कहेगा कि मुझे एक बच्चा दे दो, मैं इसको डॉक्टर, इंजीनियर विराट कोहली कुछ भी बना सकता हूँ। हुआ क्लियर? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपका वाटसन करेगा। इसके बाद यहाँ पर अगला जो वैज्ञानिक था वो था क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था? व्यवहार और मानव संबंधों का विज्ञान ही आपका मनोविज्ञान है। तो ये बताओ मानव का संबंध किससे होता है? पक्षियों में कौवे से। तो क्रो एंड क्रो मतलब कौआ, तो कौवे से संबंध अच्छे थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यवहार तथा मानव जो संबंध है उसका विज्ञान ही मनोविज्ञान है। ऐसा किसने कहा था? आपका क्रो एंड क्रो ने। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। हुआ क्लियर? इसके बाद एक व्यक्ति आता है मन। ये बताओ मन है तो वैज्ञानिक दृष्टि आएगी, वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ सोचेंगे अपन। तो यहाँ पर मन ने कहा था कि मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। ये बताओ मन क्या करता रहता है? खोज करता रहता है। और खोज किसकी करता है? कोई अच्छा साथी मिल जाए, अच्छा व्यक्ति मिल जाए, तो वैज्ञानिक खोज है अपनी। क्या है? तो वैज्ञानिक खोज ही आपका मनोविज्ञान है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन था? तो मन के अनुसार मन ने कहा था कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। इतना हुआ कंप्लीट। इसके बाद यहाँ पर स्किनर साहब ने एक दूसरी परिभाषा भी दी थी कि यहाँ पर अध्यापकों की तैयारी की जो आधारशिला है, या कह सकते हैं जब व्यवहार होगा तो अध्यापक का जो आधार होगा वो क्या होगा? आपका मनोविज्ञान होगा। तो हम कह सकते हैं कि स्किनर के अनुसार जो परिभाषा थी वो थी शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को तैयारी की एक आधारशिला देता है। अध्यापकों की तैयारी की जो आधारशिला है वही आपका क्या है? मनोविज्ञान है। हुआ क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं कि मनोविज्ञान में कितनी शाखाएं आती हैं। तो मनोविज्ञान में शाखाएं कितनी आती हैं? क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 14 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं मेरे प्यारे साथियों? तो इसमें 14 शाखाएं आती हैं और 14 शाखाओं को हम देखेंगे और हम कौन कौन सी शाखा पढ़ना चाहते हैं जो हमारे सब्जेक्ट में दी हुई हैं, जो हमारे सिलेबस में हैं, उनके ऊपर भी हम विधिवत तरीके से चर्चा करेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो देखते हैं जो 14 शाखा है इसमें सबसे पहली जो शाखा है वो है आपकी सामान्य मनोविज्ञान। कौन सी है? सामान्य मनोविज्ञान। दूसरी है इसमें असामान्य मनोविज्ञान। तीसरी है इसमें तुलनात्मक मनोविज्ञान। चौथी है इसमें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। ठीक है। पांचवी आती है इसमें आपकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी शाखा है जिसका नाम है समाज मनोविज्ञान। कौन सी है मेरे प्यारे साथियों? समाज मनोविज्ञान। इसके बाद यहाँ पर छठवीं आती है औद्योगिक मनोविज्ञान। सातवीं आती है बाल मनोविज्ञान जिसको पढ़ना है हमको। इसके बाद आठवीं जो आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट है किशोर मनोविज्ञान, जो स्टैनले हॉल साहब लाएंगे आपके लिए। इसके बाद अगला आता है प्रौढ़ मनोविज्ञान। प्रौढ़ के बाद आता है आपका विकासात्मक मनोविज्ञान। इसके बाद आता है निंदानात्मक तथा उपचारात्मक मनोविज्ञान। इसके बाद आपका आता है परा मनोविज्ञान या आधुनिक शाखा। ठीक है। इसके बाद अपना आता है पशु मनोविज्ञान और लास्ट में जो आपका आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। लेकिन हमको लिंक से 14 की 14 जो शाखाएं उनको याद करना है। तो देखना मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले क्या होता है जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या आता है? सामान्य।
सामान्य से क्या हो जाता है, असामान्य हो जाता है, और असामान्य होगा तो ये बताओ सामान्य और असामान्य, सत्य असत्य, झूठ सच, तो इन दोनों में क्या करेंगे अपन, कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, तुलनात्मक मनोविज्ञान कहेंगे। जब ये बताओ तुलना होगी तो तुलना के लिए हमको क्या करने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, और एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। अब ये बताओ प्रयोग तुमने कर लिया तो प्रयोग कहाँ पर किया, समाज में, क्योंकि हम रह कहाँ पर रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि समाज में रहकर ही हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रयोग करने के बाद समाज में जो प्रयोग किया तो कहाँ पर किया, औद्योगिक के क्षेत्र में। अब ये बताओ उद्योग जहाँ पर होगा वहाँ पर व्यक्ति काम करेंगे, और व्यक्तियों में काम कौन करेंगे, बालक, तो बालक करेंगे, उसको क्या कहेंगे अपन, बाल मनोविज्ञान कहेंगे। इसके बाद जब बालक काम करेंगे तो किस अवस्था में करेंगे, तो किशोरावस्था में करेंगे, तो किशोरावस्था के बाद वो किस अवस्था में पहुंच जाएंगे, प्रौढ़ अवस्था में पहुंच जाएंगे। अब ये बताओ जब बच्चा बड़ा हो गया, जब बच्चा 20 या 25 साल का हो गया तो उसका विकास कैसा हो गया, पूर्णता हो गया। तो विकास हो गया तो यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रौढ़ अवस्था के बाद विकासात्मक मनोविज्ञान। अब ये बताओ विकास आपका हो गया तो उसमें ऐसा तो नहीं कि गलती नहीं की होंगी, जो आज तक आपने गलती की है बचपन से प्रौढ़ तक, जो आज तक विकास हुआ है उसका क्या करेंगे अपन, निदान करेंगे, उपचार करेंगे, और निदान और उपचार करने के बाद हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे, परा मतलब बाहर पहुँच जाएंगे, मतलब आधुनिक शाखा के अंतर्गत आ जाएंगे। और जैसे ही आधुनिक शाखा के अंतर्गत आएंगे तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक क्षेत्र में क्या होता है, पशुपालन होता है, और पशुपालन होता है तो आपका विज्ञान आएगा पशु मनोविज्ञान, और पशु मनोविज्ञान आएगा तो ये बताओ पशुओं को पालने वाले कौन होते हैं, व्यक्ति, तो व्यक्तियों को अनुभव कैसा होना चाहिए, शिक्षा का, और शिक्षा का अनुभव होगा तो वहाँ पर आपका बनेगा शिक्षा मनोविज्ञान। यहाँ पर 14 की 14 शाखाएँ आपकी कंप्लीट होती हैं मेरे प्यारे साथियों, आप लोग याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से मनोविज्ञान की शाखा नहीं है या फिर है, तो आपको 14 की 14 शाखा याद करना पड़ेगा। हुआ क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं कि आपका शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान होता है आपका कि शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। तो यहाँ पर मनोविज्ञान की डेफिनेशन आपको पहले से ही ज्ञात है, मानव का व्यवहार मनोविज्ञान है, लेकिन आगे शिक्षा जोड़ दो तो शिक्षा के क्षेत्र में जो मानव का व्यवहार है वही क्या कहलाएगा, आपका मनोविज्ञान। दोनों को जोड़ दो बस, और कुछ नहीं करना, क्योंकि मनोविज्ञान पढ़ चुके हैं, आगे शिक्षा शब्द जोड़ना है, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो मानव का व्यवहार है वही मनोविज्ञान कहलाएगा। लेकिन सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द देने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो था आपका रुडोल्फ गोएकल। कौन था? तो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, रुडोल्फ गोएकल ने किया था। अब रुडोल्फ गोएकल ने जब इस शब्द की उत्पत्ति की तो यहाँ पर एक व्यक्ति आया था, विलियम जेम्स, जिसने क्या कहा था कि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त कराया। ये विलियम बुंट भी आता है आपका, तो आप लोगों को ऑप्शन देखना है, कभी कभी विलियम बुंट को हाइड कर देता है, विलियम जेम्स दे देता है, कभी कभी जेम्स नहीं देता तो विलियम बुंट दे देता है आपको। इसके बाद देखना कि सबसे पहले अमेरिका में, या कह सकते हैं अमेरिका में मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो विलियम जेम्स हैं। कौन है? विलियम जेम्स, जिन्होंने 1900 ईस्वी में आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा की क्या की, उत्पत्ति की थी। तो यहाँ पर विलियम जेम्स ने यदि पूछ लिया कि 1900 ईस्वी में कौन शिक्षा मनोविज्ञान को लाया था, तो हम कह सकते हैं विलियम जेम्स लाया था, जिसने अमेरिका में इसकी उत्पत्ति की थी। इसके बाद आता है कि यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट किसने किया था, समझाया किसने था, सो स्पष्ट किसने किया, तो यहाँ पर हम उस व्यक्ति को जानते हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति था, अपना फेवरेट भी है, थॉर्नडाइक। कौन है आपका? थॉर्नडाइक। तो हम कह सकते हैं थॉर्नडाइक, जड, टर्मन, फ्रोवेल, हर्वल आदि के प्रयासों से 1920 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट रूप प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप मिल गया, और स्पष्ट रूप मिलने के बाद जो आपका आंसर भी आता है वो थॉर्नडाइक माना जाता है इसमें, क्योंकि जड टर्मन को नहीं आता। जब भी आपका ऑप्शन आएगा तो वो क्या आएगा? थॉर्नडाइक। स्पष्ट रूप देने वाला कौन था? तो थॉर्नडाइक थे। अमेरिका में खोज किसने की, इसकी उत्पत्ति किसने की? तो विलियम जेम्स ने। शब्द किसने दिया? तो रुडोल्फ गोएकल ने दिया। हुआ क्लियर मेरे प्यारे साथियों? इसके बाद देखना प्रथम शैक्षिक जो मनोवैज्ञानिक था वो कौन था आपका? वो थॉर्नडाइक था। कौन था? थॉर्नडाइक था। और इन्होंने
रूसो के आधार पर या रूसो के सूत्रपात के आधार पर ही इन्होंने क्या इसका दृष्टिकोण अपनाया। तो यहाँ पर शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो सूत्रपात जाता है वो किसको जाता है, रूसो जी को जाता है। तो रूसो जी ने क्या किया था, एक पुस्तक लिखी थी ईमेल, जिसमें शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बनी हुई है। तो यहाँ पर उन्होंने एजुकेशन के बारे में बताया कि शिक्षा क्या है, मतलब अंतर्निहित ज्ञान को बाहर निकालना ही शिक्षा है, ऐसा हमको रूसो जी ने कहा था। और रूसो जी ने एक किताब लिखी थी ईमेल, उसमें बताया गया था कि शिक्षा क्या है, आपके दो शब्दों से मिलकर बनी है, ई और डी को, या कह सकते हैं एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है अंतर्निहित ज्ञान को बाहर निकालना। जी मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद हम देखते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक हैं वहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान में किस प्रकार से उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी थी। तो पहला व्यक्ति आता है रूसो। कौन आता है, रूसो। तो रूसो ने क्या कहा था, बालक एक पुस्तक के समान है। अब ये बताओ, जो व्यक्ति शिक्षा के बारे में बता सकता है वो अध्यापक के बारे में बताएगा कि नहीं बताएगा। तो यहाँ पर रूसो साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि बालक क्या है, एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन हर अध्यापक को करना है। तो यहाँ पर रूसो साहब ने कहा था कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। मतलब हर अध्यापक को बच्चे के ऊपर क्या है, अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि बालक एक पुस्तक के समान होता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति भी आएगा, मनोविज्ञान बहुत अच्छी परिभाषा देता है, उसने कहा था कि बालक कोरे कागज के समान होता है। कैसा होता है, कोरे कागज के समान होता है। इस पर आप जो लेख लिखोगे वो क्या है, लिख सकते हो। ठीक है, आप लोग बोलते हो पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो वो आपके 4 से 5 साल की उम्र में ही हम बता देते हैं कि बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, इसका भावी भविष्य क्या होगा। हुआ क्लियर। अगला व्यक्ति आता है आपका क्रो एंड क्रो। तो देखना, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था कि जन्म व वृद्धावस्था एक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। मतलब यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो भी सीखा है उसने, तो जो सीखा है उसका क्या करता है, वो वर्णन करता है। और वर्णन करता है तो ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन था, कौआ। तो कौए ने क्या कहा था, क्रो एंड क्रो। क्रो मतलब 2 शब्द हैं इसमें, तो जन्म और वृद्धावस्था, यहाँ पर भी 2 शब्द मिल रहे हैं आपके। तो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो अध्ययन किया जाता है या जो सीखा जाता है उसका जो अध्ययन है वही आपका क्या कहलाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। ऐसा किसने कहा था, तो क्रो एंड क्रो ने कहा था। जी मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल यहाँ पर जो भी आपके पॉइंट हैं वो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए पॉइंट हैं, और आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि किसी न किसी परीक्षा में आपको ये मिल जाएगा। जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपके, जो आपके मनोवैज्ञानिक है वही मनोवैज्ञानिक लिए हैं जो आपकी पुरानी या जो विगत परीक्षाओं में आपसे पूछ लिए गए हैं। हुआ क्लियर। अगला व्यक्ति आता है फ्रोवेल। कौन आता है, फ्रोवेल। तो देखना, फ्रोवेल साहब ने क्या कहा था, फ्रोवेल साहब ने कहा था शिक्षा एक प्रक्रिया है। क्या है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। मतलब इन्होंने कहा था कि शिक्षा एक क्या है, प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को मतलब बच्चा क्या करता है, जन्मजात शक्तियों का जो विकास करता है या जन्मजात शक्तियों के बारे में जो सीखता है वही शिक्षा मनोविज्ञान है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन था, तो फ्रोवेल था। हुआ क्लियर। तो जन्मजात शक्तियों का विकास किसने कराया, आपका फ्रोवेल साहब ने कराया। इसके बाद आपका व्यक्ति आता है स्किनर। तो स्किनर ने क्या कहा था कि शिक्षा का आधार भूत विज्ञान है। क्या कहा था इन्होंने, शिक्षा का आधार भूत विज्ञान है। अब देखो स्किनर, अब ये बताओ स्किनर का मतलब क्या होता है, स्किन। तो ये बताओ, स्किन जिसकी खराब होगी वो कैसा लगेगा, भूत जैसा लगेगा। तो भूत जैसा लगेगा, तो यहाँ पर भूत विज्ञान किसने कहा था, आपका स्किनर ने कहा था। जिसकी स्किन अच्छी होगी वो मिस वर्ल्ड बन जाएगा, और जिसकी स्किन खराब होगी वो क्या बन जाएगा, भूत बन जाएगा। तो शिक्षा का आधार भूत किसने माना, तो आपका स्किनर साहब ने माना। हुआ क्लियर। इसके बाद यहाँ पर अगला व्यक्ति आता है ट्रो। कौन आता है, ट्रो। तो यहाँ पे ट्रो साहब ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक प्रस्तुतियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन है। मतलब यहाँ पर जो शैक्षणिक दृष्टि है, शिक्षा की जो दृष्टि है, उसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को यदि लागू कर दिया जाए या मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या नियम के अनुसार जो सीख रहे हैं वही आपका शिक्षा मनोविज्ञान है। ऐसा किसने कहा था, आपका तो ट्रो ने कहा था। किसने कहा था, ट्रो ने। तो ट्रो ने कुछ नहीं किया। अब देखना, ट्रो ने एक ही शब्द बोल दिया
कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर अप्लाई होना चाहिए। जो भी आप सीख रहे हो उसमें नियम, कायदे, कानून कैसे होने चाहिए? मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए। हुआ क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं कि सर शिक्षा मनोविज्ञान मतलब एजुकेशन आपका किस प्रकार से बनता है। तो जो एजुकेशन है वो आपका लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है, जो आपके दो शब्द देता है, ई और ड्यूको। तो यहाँ पर देखना, ई का मतलब होता है अंदर, इंटरनल। ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना, मतलब अंदर का जो ज्ञान है उसको बाहर निकालोगे वही आपका शिक्षा कहलाएगा। या कह सकते हैं कि अंतर्निहित ज्ञान को अपने मुख के द्वारा या वाणी के द्वारा या संप्रेषण के द्वारा जब बाहर निकाला जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। यहाँ पर देखना, ये आपकी जो परिभाषा दी गई है, शिक्षा का अर्थ है बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालकर उसके व्यवहार में परिवर्तन करना। अब ये बताओ, जो तुम्हारा व्यवहार है वो कब पता चलेगा? जब कम्युनिकेशन करोगे। क्योंकि कम्युनिकेशन कब करोगे? जब अंदर का ज्ञान आपका बाहर आएगा। क्योंकि अंदर का ज्ञान जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक हम अपने में परिवर्तन कैसे चेक कर सकते हैं? तो यहाँ पर अंतर्निहित ज्ञान को बाहर निकालकर व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही आपका क्या है? शिक्षा है। अब यहाँ पर व्यवहार में परिवर्तन कैसे हो? क्योंकि व्यवहार सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। पॉजिटिव, जो आपका पॉजिटिव वे में भी मिलता है और आपका नेगेटिव वे में भी मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि व्यवहार, जैसे मान लो आपके साथ में दो फ्रेंड रहते हैं। अब तुमने क्या बोला? एक तो अच्छा एक बुरा है, मतलब एक के प्रति तो आपका व्यवहार सही हुआ, दूसरे के प्रति आपका क्या हो गया? नकारात्मक हो गया। आप लोगों ने बोला कि सर जो पार्टियां बनती है, बोला मेरी तो एक ही पार्टी है कांग्रेस। किसी ने बोला सर मेरी तो बीजेपी है। तो जो बीजेपी के बारे में सोच रहा है वो सकारात्मक, जो कांग्रेस के बारे में सोच रहा है वो भी सकारात्मक, लेकिन जो कांग्रेस के बारे में गलत सोचेगा वो नकारात्मक व्यवहार हो जाएगा, और बीजेपी के बारे में गलत सोचेगा तो उसका नकारात्मक व्यवहार हो जाएगा। तो व्यवहार आपका दो प्रकार का होता है। हुआ क्लियर? इसके बाद यहाँ पर एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के अन्य शब्दों से हुई है। अब लैटिन भाषा के यहाँ पर शब्द कौन कौन से हैं? एक होता है एडुकेयर, एक होता है एडुक्योर। तो यहाँ पर जो आपके दो शब्द हैं ये आपके एग्जाम में दे दिया गया है, जो सेकंड नंबर का है, क्योंकि इसमें ई आता है, CERE होता है। तो एडुकेयर होता है यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि लैटिन भाषा के शब्दों से ही मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? अंदर का ज्ञान बाहर निकालना या अंतर्निहित ज्ञान को बाहर निकालना। हुआ क्लियर? या पालन पोषण करना भी इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर जो एडुकेयर शब्द है यहाँ का अर्थ होता है, मतलब एडुकेयर का पालन पोषण करना। हुआ क्लियर? इसके बाद हम देख सकते हैं कि वर्तमान में, या अर्थात मानव व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जक करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो यहाँ पर परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक हमको कैसे पता चलेगा हमारा मूल्यांकन किस प्रकार होगा? क्योंकि अनुभव के साथ परिवर्तन भी जरूरी होता है। तो जो भी परिवर्तन आएगा व्यवहार में वही आपका क्या कहलाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाएगा। हुआ क्लियर? इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो क्या है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या क्या होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी उसकी प्रकृति हैं, उसके बाद हम देखेंगे उसकी उपयोगिताएं क्या क्या हैं। तो प्रकृति में सबसे पहले आता है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है वो कैसी है? वैज्ञानिक है। कैसी है मेरे प्यारे साथियों? तो शिक्षा मनोविज्ञान की ये प्रकृति सबसे पहले वैज्ञानिक प्रकृति होती है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो कैसी होती है? तो वैज्ञानिक होती है। इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान में क्या आता है? नियम सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जहाँ पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग होगा वहीं पर शिक्षा मनोविज्ञान होगा। तो दूसरा जो पॉइंट दिया है, नियम व सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद तीसरा आपके सामने जो पॉइंट दिया हुआ है कि किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में हम उसका अध्ययन करते हैं। कोई भी वैज्ञानिक पद्धति हो उसमें हम उसका अध्ययन करेंगे तथा निरीक्षण भी किया जाता है, और मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। मतलब यहाँ पर मनोविज्ञान है वो क्या करता है? व्यवहार का अध्ययन करता है, जिसका निरीक्षण किया जाता है। जो भी व्यवहार है आपने किया है उसका भी निरीक्षण होगा, जो अध्ययन किया है उसका भी क्या होगा? निरीक्षण होगा। लेकिन कैसे होगा? तो नियम और सिद्धांतों के आधार पर होगा। हुआ क्लियर? अगला पॉइंट आता है आपका शिक्षा मनोविज्ञान
व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का शैक्षणिक परिस्थिति में अध्ययन करता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारात्मक मतलब व्यवहार में तथा शैक्षणिक परिस्थिति मतलब जो शिक्षा से संबंधित जो भी परिस्थिति है उसमें क्या करता है, अध्ययन करता है। तो यहाँ पर व्यवहार और शैक्षणिक परिस्थितियों का क्या करता है, ये अध्ययन करता है। अगला पॉइंट आता है आपका शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो जहाँ वैज्ञानिक शब्द जुड़ गया और वैज्ञानिक शिक्षा मिल गई, वैज्ञानिक अध्ययन मिल गया, तो समझ लेना वो कहाँ से आया है, शिक्षा मनोविज्ञान या नियम और सिद्धांत पर आधारित है आपका। इसके बाद हम अगला छठवां पॉइंट देखेंगे। तो छठवां जो पॉइंट होता है वो क्या होता है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है, क्योंकि नकारात्मकता हो नहीं सकती। नकारात्मकता यदि होगी तो हम क्यों पढ़ेंगे, नियम सिद्धांत क्यों लगाएंगे। तो सकारात्मक विज्ञान है जो शिक्षा के कब, कहाँ और कैसे आदि प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। यहाँ पर सकारात्मक होगा, आपसे पूछा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, यदि इनका उत्तर दे रहे हो जो प्रश्न हैं आपके, तो समझ लेना वो सकारात्मक विज्ञान के अंतर्गत आता है और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के अंतर्गत इसको रखा जाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान अतीत की अपेक्षा वर्तमान की घटनाओं से क्या और कैसे से संबंधित रहता है। मतलब यहाँ पर अतीत से तो कम जुड़ाव है इसका, लेकिन वर्तमान से इसका ज़्यादा जुड़ाव है। वर्तमान की घटनाओं पर जो शिक्षा आधारित है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वर्तमान या कह सकते हैं तकनीकी माध्यम से जो आजकल की शिक्षा में प्रयोग किए जा रहे हैं, तो तकनीकी माध्यम का जहाँ पर प्रयोग किया जाता है वहाँ पर क्या होता है, वर्तमान में सबसे ज़्यादा तकनीकी शिक्षा का या तकनीकी शिक्षा प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे आपका एक आया था कोठारी आयोग, आप लोगों ने पढ़ा होगा। कोठारी आयोग के बाद आपका त्रिभाषा सूत्र भी आया था। त्रिभाषा सूत्र के बाद आपके रीट जो आपका 2005-2009 का अधिनियम बना, तो 2009 के अधिनियम में जो शिक्षा थी उसमें क्या कहा गया था कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा दी जाएगी, 1 किलोमीटर के अंतर्गत क्या होगा, आपका स्कूल होगा, और यहाँ पर तकनीकी माध्यम से शिक्षा दी जाएगी तथा समावेशी शिक्षा को भी इसमें ध्यान केंद्रित करना होगा। हुआ क्लियर। इसके बाद देखते हैं कि इसके नियम व सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। मतलब नियम और सिद्धांत क्या होंगे, आपके यूनिवर्सल होंगे, तो सार्वभौमिक होते हैं। हुआ क्लियर। इसके बाद हम कह सकते हैं कि बच्चे की भविष्यवाणी करना है तो सबसे पहले उसको शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान नियम और सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, तो हम उसकी भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। तो जो लास्ट आपका पॉइंट है उसमें कह सकते हैं कि इसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हम क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, भविष्यवाणी कर सकते हैं। हुआ क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। तो देखना शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की जो उपयोगिता है, या शिक्षक को ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उपयोगी लगती हैं तथा कह सकते हैं बच्चों को यहाँ पर सकारात्मक वे में ले जाता है। शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होना चाहिए कि सबको एक समान दृष्टि से देखना, उसके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए और वहाँ पर उसको बहुभाषिता का ज्ञान भी होना चाहिए तथा कम्युनिकेशन उनका क्या होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। बच्चों के साथ उसका व्यवहार होना चाहिए या बच्चों के साथ उसका समायोजन एडजस्टमेंट होना चाहिए। हुआ क्लियर। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले शिक्षक के लिए क्या होता है, तो शिक्षक क्या करेगा, सबसे पहले स्वयं को पहचानने की कला होनी चाहिए। जब तक वो स्वयं को नहीं पहचानेगा तब तक कैसे बता पाएगा, आप लोगों को सेटिस्फाई कैसे कर पाएगा, क्योंकि उसको खुद की क्वालिटी नहीं पता है तो वहाँ पर वो नहीं पढ़ा सकता। तो कह सकते हैं शिक्षक यहाँ पर स्वयं को पहचानने में सहायक होता है। तो स्वयं को पहचानने में सहायक। दूसरा पॉइंट आपका आता है बालक को पहचानने में। जब स्वयं को पहचान लेगा तो फिर सीधी सी बात है कि बालक को भी पहचान लेगा, तो दूसरा पॉइंट आता है बालक को पहचानने में क्या होता है, सहायक होता है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है कि उन्नत व व्यापक बनाने में, मतलब शिक्षक के दृष्टिकोण को, जो शिक्षक का दृष्टिकोण मतलब जो सोच है उसकी, जो उसके अप्रोच है, तो वहाँ तक जाने के लिए उसको क्या करता है, उन्नत करता है और व्यापक करता है। मतलब उसमें उन्नति भी करता है, उसका क्षेत्र कैसा करता है, बड़ा करता है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षक के दृष्टिकोण को उन्नत तथा व्यापक बनाने में। अगला पॉइंट आता है किसी भी प्रकार की कक्षा में
शैक्षणिक प्रस्तुति जागृत करने में। अब यहाँ पर जब शिक्षक को ज्ञान होगा तो हम कह सकते हैं कि उपयोगी कैसे होगा कि उसको नियम, कायदे, कानून सब आता है, सिद्धांत भी आते हैं, तो किसी भी शैक्षणिक पद्धति में भाग ले सकता है, किसी भी प्रोग्राम में भाग ले सकता है और अपने आप के या कह सकते हैं अपनी अभिव्यक्ति को भी क्या कर सकता है, आपके सामने प्रस्तुत कर सकता है। तो यहाँ पर किसी भी शैक्षणिक प्रगति या प्रस्तुति में जागृत करने में सहायक होता है। हुआ क्लियर? अगला है बालकों के प्रति सहानुभूति व समदृष्टता के भाव जागृत करने में। देखना, तो बालकों के प्रति प्रेम, सहानुभूति, समदृशी भाव अपनाने में सहायक, मतलब बच्चों के प्रति उसका प्रेम भी होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। उसके बाद समदृशी मतलब सबको एक समान देखना चाहिए, क्योंकि सबको एक समान देखेंगे तभी क्या है, वो शिक्षक कहलाने लायक है, नहीं तो उसको शिक्षक नहीं कह सकते। क्योंकि आज तक एक ही शिक्षक है जिसको जन्मजात शिक्षक कहा जाता है, वो है आपका सुकरात। क्योंकि सुकरात वही व्यक्ति है जिसने एथेंस की गलियों में 8 साल की उम्र में बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था और गली गली जाकर शिक्षा का क्या किया था, उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। तो हम कह सकते हैं कि एथेंस की गलियों में जिस व्यक्ति ने 8 साल से पढ़ाना स्टार्ट, या कह सकते हैं बचपन से ही जिसको शिक्षा के क्षेत्र में रुचि थी, वो कौन था? आपका सुकरात था, जिसने क्या किया कि बाद में आकर यहाँ पर एक दार्शनिक की उपाधि प्रदान की और जन्मजात शिक्षक होने का दर्जा भी उनको मिला था। तो मेरे प्यारे साथियों, सुकरात ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसको जन्मजात शिक्षक होने की उपाधि प्राप्त है। हुआ क्लियर? इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि बच्चों में चहुमुखी विकास करना है तो सबसे पहले जो टीचर है उसका क्या होना चाहिए, चहुमुखी विकास मतलब चौतरफा ऑलराउंडर होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए शिक्षक विधियाँ अपनाने में सहायक। जब तक शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक बच्चे का विकास नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी विधियाँ हैं जिससे बच्चे का क्या होता है, चहुमुखी विकास होता है, बच्चा खुद करके सीखता है। मतलब जो खुद करके सीखेगा तो ज्ञान कैसा रहेगा, स्थायी रहेगा। तो वो कहाँ से आएगा? आपका शिक्षण विधियों के प्रयोग से या तकनीकी माध्यम से। अगला पॉइंट है यहाँ पर बच्चों को मोटिवेशन मतलब यहाँ पर प्रेरित करने में सहायक होता है। तो यहाँ पर बालकों को अभिप्रेरित करते हुए उनमें रुचि जागृत करना। तो शिक्षक क्या करता है, जो बच्चा तैयार नहीं है तो सबसे पहले तैयार करेगा, और तैयार किया था थार्नडाइक साहब ने, क्योंकि थार्नडाइक साहब सबसे पहले क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद उस पर अभ्यास कराते हैं, अभ्यास कराने के बाद उसका प्रभाव देखते हैं। तो यहाँ पर जो शिक्षक होगा वो क्या करेगा, मोटिवेट करेगा और उसके बाद उनको इंटरेस्ट भी लाएगा। तो यहाँ पर जब बच्चा मोटिवेट होगा तो उसकी पढ़ने में रुचि होगी, उसकी अधिगम करने में रुचि होगी, और वहाँ पर जो भी चीज़ या जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उसको ग्रहण करने में भी उसकी रुचि होगी। तो जब तक रुचि नहीं होगी तब तक हम शिक्षा का अर्जन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें कौन लाता है, हमारा शिक्षक लाता है। हुआ क्लियर? तो मेरे प्यारे साथियों, जो लास्ट आपका पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मूल्यांकन की नई नई विधियों का प्रयोग करना। तो यहाँ पर लास्ट में जाके आपका क्या हो जाता है, मूल्यांकन हो जाता है। क्योंकि जब तक मूल्यांकन नहीं होगा तब तक हम अगली स्टेज तक जाने में क्या है, पता ही नहीं चलेगा कि हम अगली स्टेज तक गए कैसे। मतलब आपने किस हद तक तैयारी की है, किस हद तक आपने सीखा है, वही आपका क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आपके शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे बाल विकास की। तो मेरे प्यारे साथियों, सारी वीडियो में हम विधिवत तरीके से चर्चा करेंगे और आपको अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड कराएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे YouTube चैनल अवेयर 24 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आप लोगों के लिए अगले लेक्चर में मिलेंगे। बाल विकास का जो लेक्चर होगा आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, जो शिक्षा मनोविज्ञान या कह सकते हैं आपके वर्ग 3 और जो टेट परीक्षा होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।